गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सबों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार प्रश्नों की सीरीज चल रही है इस वीडियो में, और वीडियो की इस तरह की सीरीज जारी रहेगी। 2023 का जो एग्ज़ाम है, जो केवल 3 महीना दूर है, और इस 3 महीने में भरपूर मॉक लगाया जाए। दैट वुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर क्रैकिंग द एग्ज़ाम। सो बने रहिए इस चैनल में और देखते रहिए और सीखते रहिए। इसके लिए आपको पैसेंस मार के सवालों को सुनना है, कोशिश करना है हल करने का। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट। करंट अफेयर में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें पूछा जा रहा है नाटो के संबंध में। यू नो अबाउट दैट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इसलिए जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि अभी रसिया यूक्रेन का जिस तरह से वार चल रहा है, नाटो के सदस्य की संख्या को एक तरह से मिनिमाइज करने के उद्देश्य से ही, अगर यूक्रेन नाटो के सदस्यता की जिद नहीं करता तो शायद रसिया चुप भी रहता। लेकिन लेट इट गो, जाने दीजिए, हम लोगों को सिर्फ नाटो के बारे में जानना है। देखिए, नाटो का पहला क्वेश्चन है कि ये जो है यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल है। दूसरा है कि ये इसे मेडिटेरियन डायलॉग है। तीसरा है कि इस्तांबुल कोऑपरेशन है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ नाटो। कौन कौन लोग हैं या कौन कौन संगठन है जो नाटो से जुड़ा हुआ है। क्या यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप नाटो से जुड़ा हुआ है, सहयोग करता है उसको, या फिर उनके बातों को या उनके नक्शे कदम पर चलता है। मेडिटेरियन डायलॉग। तीसरा है इस्तांबुल कोऑपरेशन। आई थिंक यू नो अबाउट द आंसर। दिस इज सिंपल क्वेश्चन। इज डी इज एवरीथिंग इज राइट। देखिए, एवरीथिंग यू शुड बी कॉन्सेप्ट अबाउट दैट। यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल, EPAC। दूसरा मेडिटेरियन डायलॉग। तीसरा इस्तांबुल कोऑपरेशन। ये सब के सब क्या है, नाटो के ही सहयोगी हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ए कंट्री गेट्स फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री टैग एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी कंट्री को WTO के द्वारा या WTO के क्या क्या फायदे मिलते हैं अगर किसी कंट्री को डेवलपिंग कंट्री का टैग लगता है। भारत भी डेवलपिंग कंट्री का टैग लगाए रखना चाहता है और खुद को दूसरी तरफ बोलता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े मंच में खड़े हैं, जहां पर लोगों के द्वारा आज भारत को सुना जा रहा है। तो फिर हम डेवलपिंग कंट्री का टैग क्यों ले रहे हैं? आपको ये समझना होगा। ये जो डुअल नेचर है विकसित देश और विकासशील देशों का, खास करके अपने देश के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को कभी कभी लगता है कि हम लोग एक पायदान में तो सबसे ऊपर रहना चाहते हैं और दूसरे पायदान में सबसे नीचे। तो ये हमारी जो नीति है ना, वो हमारे राष्ट्र हित को दिखाती है। चलिए बात करते हैं डेवलपिंग कंट्री की, क्या फ़ायदा होगा। देखिए, इससे फ़ायदा होगा कि इससे आपको जो WTO के जो नॉर्म्स होते हैं, जो एग्रीमेंट किया गया था, उसको आप लंबे समय तक मतलब कर सकते हैं कि पालन कर सकते हैं। इट गेट्स लॉन्गर टाइम फ्रेम टू इम्प्लीमेंट द WTO एग्रीमेंट। क्या मतलब, WTO के जो कुछ मानदंड हैं, कुछ नियम है, कुछ दिशा निर्देश हैं, उसके पालन में आप थोड़ा मोड़ा मतलब आनाकानी कर सकते हैं, लंबा समय ले सकते हैं। ऐसा फ़ायदा है क्या? इट अलाउज द अदर कंट्री टू ऑफर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। मतलब दूसरे कंट्रीज़ को अलाउ करता है कि आप कुछ स्पेशल, आपके साथ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा। स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब है कि आपके जो मार्केट है उसको बूस्ट करने के लिए कुछ सहायता प्रदान की जाएगी। आपको टैक्स, आई मीन जो इम्पोर्ट टैक्स होता है, इनवर्ट ड्यूटी टैक्स जो होता है, इसके अलावा बहुत सारे टैक्स होते हैं। शॉर्ट में समझ लीजिए, कोई भी देश का सामान किसी दूसरे देश के दरवाजे में घुसेगा तो उससे पहले उसको कस्टम ड्यूटी चुकाना पड़ेगा। तो ढेर सारे टैक्सेस होते हैं, तो उसमें एक तरह से सहायता मिलेगा, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा उसके साथ। हो सकता है टैरिफ हटा दिया जाए। 2 प्रकार का टैरिफ होता है, यू नो अबाउट दैट, कि टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर। भारत को कभी-कभी लंबे समय तक नॉन टैरिफ बैरियर का सामना करना पड़ा है। इंटेलेक्चुअल राइट का प्रॉपर्टीज़ है, उसको भी सामना करना पड़ता है। भारत को जानबूझकर क्या बोलते हैं कि नॉन टैरिफ बैरियर, जैसे कि फाइटोसैनिटरी, सैनिटरी, मतलब आपका प्रोडक्ट जो है
वो मानवाधिकार के उल्लंघन करता है, बच्चों के द्वारा बनाया गया है, उसमें पशुओं का हनन किया गया है, सो कॉल्ड बहुत सारी प्रतिबंधों को लगा दिया जाता है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया गया है। इस तरह से बाधाएँ जो है मतलब अक्सर लगाया जाता है, ख़ास करके विकसित देशों के द्वारा, ताकि हमारा बाज़ार विकसित ना हो पाए, उनका बाज़ार विकसित हो पाए। वो चाहते हैं कि हम लोग कच्चे माल के केवल और केवल प्रोड्यूसर रहे और उसको देते रहे, और हम लोग फाइन प्रोडक्ट्स को केवल और केवल आयात करें। बट ऐसा नहीं होने वाला है, भारत बदल रहा है, आपको सोचना पड़ेगा, भारत को अब सुनना पड़ेगा। इट गेट्स जीरो ड्यूटी एंड जीरो कोटा एक्सेस फॉर ऑल एक्सपोर्ट टू द डेवलप्ड कंट्रीज। ऐसा है क्या कि जीरो ड्यूटी लगेगा, कोई कोटा रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा सारे के सारे एक्सपोर्ट में? ओहो, देखिए यूपीएससी ना ऑल, एनी, नो, इस तरह के बातों में आपको फंसाता है। तो इसका सीधा सा 3 को काट दीजिए, अब आगे बढ़ जाइए। चलिए, 1 और 2 सही है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री टैक? आपको कोई कमजोर बोले तो आपको पसंद होगा? आपको पसंद तो नहीं होगा, लेकिन कमजोर बोलकर आपको फायदा दे तो आपको अच्छा लगेगा ना। हाँ, यही तो फायदा है डेवलपिंग कंट्री टैग लेने का। देखिए, सर्टेन डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स गिविंग डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत से मतलब डब्ल्यूटीओ के जो कुछ एग्रीमेंट्स हैं उसमें कुछ स्पेशल राइट्स, स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है, स्पेशल राइट्स थ्रू द स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है, SNDT होता है, विच कैन ग्रांट डेवलपिंग कंट्रीज लॉन्गर टाइम फ्रेमवर्क्स टू इम्प्लीमेंट द एग्रीमेंट्स। आप चाहे तो कुछ लंबा समय ले लीजिए अपने देश को विकसित करने के लिए, अपने देश को मजबूत पायदान पे खड़े करने के लिए। बोलता ठीक है, डब्ल्यूटीओ का जो नॉर्म्स है, वो जो नियम है, वो कठिन है आपके लिए, अभी आप इसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड में ले जा सकते हैं, कुछ लंबे समय बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। ओके, and even commitment to raise trading opportunity for such countries. WTO pacts are often aimed at reduction in a government support to certain industries over time and set more lenient target for developing nation and grant them for more time to achieve these targets compared to the developed ones। जो देश पहले से विकसित हो चुके हैं उनको ढेर सारे कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनके पास उन्नत सामग्री है, उन्नत टेक्नोलॉजी है, बहुत भारी डॉलर है, पैसा है, बहुत कुछ है उनके पास, एक धाक है विश्व में। अब सोचिए, डेवलप जो हो चुका है और डेवलपिंग कंट्री से आप घोड़ा और गधा में कहाँ तुलना होगा? नहीं होगा ना, तो गधे को कुछ रेफरेंस देना पड़ेगा, कुछ छूट देना पड़ेगा। द क्लासिफिकेशन अलाउज अदर कंट्री टू ऑफर द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। एक होता है लिस्ट डेवलप कंट्रीज, LDCs आर ऑफन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस ऑफ WTO पैक्ट्स। जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज होते हैं उसको तो और छूट दिया था, जिसमें बांग्लादेश भी आता है। एक कंट्री क्लासिफाइड एज ए लिस्ट डेवलप कंट्री तब उसको कहा जाएगा जब उसका कम से कम ऐसा माना गया है कि उसका जीडीपी का जो परसेंटेज योगदान है, विश्व वैश्विक परसेंटेज योगदान 2% से अगर कम रहे तब। तो क्या क्या फ़ायदा मिलता है? एक तो जीरो ड्यूटी एलडीसी को मिलता है, डेवलप कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री को नहीं, एलडीसी को मिलता है। एलडीसी वाले लोगों को, एलडीसी वाले देशों को एक तो जीरो ड्यूटी, जीरो कोटा एक्सेस मिलेगा, ताकि वो अधिक से अधिक सामानों को विश्व के बाजार में बेच पाए, अधिक से अधिक डॉलर कमा पाए और अपना जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसको बढ़ा पाए, ताकि उसकी भी कुछ पहुँच हो पाए एलडीसी, और वो धीरे धीरे विकास के रास्ते में आगे बढ़ पाए। क्योंकि ओवरऑल कंसेप्ट है डब्ल्यूटीओ का, अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, और उसमें एलडीसी पीछे न छूट जाए, दैट्स इज द सिंपल अप्रोच। लेकिन इसको आप अलग ढंग से सोचिएगा तो आपको लगेगा कि ये तो मतलब कुछ और, लेकिन हमको अच्छे ढंग से सोचना है, दैट्स ऑल। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द पॉपुलेशन डेवलपमेंट। क्वेश्चन क्या है कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन PO of the International Conference on Population and Development. Program of Action PO of the International Conference on Population and Development focuses on meeting the needs of the individual women, men, rather than achieving demographic targets. व्यक्तिगत स्तर पे महिला और पुरुषों के मतलब विकास पर फोकस करता है ये इतना बड़ा एक्शन प्रोग्राम इंटरनेशनल होके, ना कि ओवरऑल डेमोग्राफिक डिमांड को प्राप्त करने के चक्कर में। इट इज अगेंस्ट द कोवर्सन ऑफ इन फैमिली मेमोरी, मतलब इट इज अगेंस्ट कोवर्सन इन फैमिली मेमोरी, जो जबरदस्ती फैमिली प्लानिंग करने पर जोर देता है जो देश, उसको मतलब उसके खिलाफ भी है ये क्या। इंडिया इज ए सिग्नेटरी ऑफ पो, क्या भारत इसका सिग्नेटरीज है? तो पहला स्टेटमेंट तो आपको बिल्कुल सही लग रहा था। चलिए, भारत भी इसका सिग्नेटरीज है, तो इंडिया इज ए सिग्नेटरी, मतलब भारत हस्ताक्षर है किसका? पो का, प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। ओवरऑल समझ लीजिए जनसंख्या और उसके विकास को लेकर जो बहुत सारी जो रणनीतियाँ बनती है वैश्विक स्तर पर, उस पर क्या होना चाहिए, कैसे जनसंख्या को, चूँकि आपको पता होगा वैश्विक संसाधन तो निश्चित है, आपको पता होगा अर्थ ओवरशूट डे, पृथ्वी जितना उत्पादन करती है, जितना सह सकती है, जितना संसाधन पैदा कर सकती है, उसको लूटने के लिए जो मनुष्य होड़ लगा रहा है, देश की जो होड़ लगी है, वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। अब ओवरशूट डे जो है ना, वो लगभग बहुत जल्दी आ जा रहा है। मतलब मेरा कहना है कि 1 साल में जितना पृथ्वी उत्पादन कर देती है संसाधनों को, उससे पहले हम उसको कंज़्यूम कर जा रहे हैं। 4-5 महीना पहले ही कंज़्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह हर साल अगर होता रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के पास संसाधन ही नहीं बचेगा। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? बढ़ती जनसंख्या। तो उस बढ़ती जनसंख्या, और वो भी उसमें उसमें लगभग समझ लीजिए 2 अरब जनसंख्या, तो पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका लगभग 30% जनसंख्या तो अभी भी गरीबी, कुपोषण, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ और ढेर सारे संकट, जैसे मानव त्रासदी हो, चाहे प्रवासी शरणार्थी का प्रॉब्लम हो, अभी मानवाधिकार के उल्लंघन की बात हो, या फिर आतंकवादी जैसे गतिविधियाँ की बात हो, पर्यावरण संकट हो, ये सब उत्पन्न हो रहा है। इसका सबसे बड़ा अगर ठोस रीज़न देखा जाए तो जनसंख्या है, और जनसंख्या के बीच जो एक बेहतर विकास का मतलब मुद्दा होना चाहिए, उसको हल करने के लिए वैश्विक स्तर पर 1994 में पो का गठन किया गया, और भारत इसका सिग्नेटरी भी है। तो विच इज अनइक्विवोकली अगेंस्ट कोर्सन इन फैमिली प्लानिंग, ये मतलब माना जाता है कि ये फैमिली प्लानिंग की कोर्सन तो करता ही है। द प्रोग्राम ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय अकलमेशन ऑफ 13 सितंबर 1994 में इसको मतलब घोषित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य था कि इंटीग्रल लिंकेज करना है बिटवीन किसके किसके बीच, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, जनसंख्या और विकास के बीच तालमेल कैसे हो, और फोकस करना है मीटिंग द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल वुमेन एंड मैन, ताकि व्यक्तिगत स्तर पर महिला और पुरुष की क्या क्या मतलब आवश्यकताएं हैं, ना कि ओवरऑल डेमोग्राफिक टारगेट को। डेमोग्राफिक टारगेट से इसको कोई लेना देना नहीं है। चलिए, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग G20 ग्रुप। अभी तो बहुत ही चर्चा में है G20, यू नो अबाउट दैट वाई? क्योंकि भारत जो है 2023 में G20 का क्या कर रहा है, मेजबानी कर रहा है, और 9 गो देश को G20 में, तो जो देश नहीं है, जो उसके मेंबर नहीं है, इसके अलावा 9 देश को भारत ने क्या किया है, गेस्ट सदस्य के रूप में चुना है। तो उसमें मैं 5 गो का देश का नाम बताता हूँ आपको। एक तो बांग्लादेश है, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश के बाद बताइए कौन कौन है। बांग्लादेश है, आप मुझे लिख के भेजिए। चलिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मेंबर्स देश हैं, उसमें कौन कौन देश शामिल हैं जो गेस्ट मेंबर के रूप में है। मैं आपको, और जो ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब साउथ एशिया के जो देश है उसको भी शामिल किया गया। उसमें से साउथ एशिया में से कौन कौन देश है, आप मुझे लिख के भेजिए। पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। द वर्किंग ऑफ G20 इज डिवाइडेड इंटू 2 ट्रैक्स। G20 को 2 ट्रैक्स में डिवाइड किया गया, दैट द फाइनेंस ट्रैक्स एंड शेरपा ट्रैक्स। इज इट राइट? Sherpa tracks focuses on border issues such as political engagement, anti-corruption, development, energy. IMF and World Bank are the permanent guest invitees of for G20 committees. Is it right or wrong? क्या IMF और वर्ल्ड बैंक को अस्थायी रूप से मतलब इसका मेंबर घोषित कर दिया गया है, मतलब गेस्ट मेंबर के रूप में? इज इट राइट? चलिए, आई थिंक डी इज द राइट आंसर, सब कुछ सही है। G20 के बारे में बात करते हैं। द वर्किंग ऑफ G20 उसको 2 हिस्सों में बाँटा गया है। एक फाइनेंस ट्रैक, मतलब वित्तीय मामलों को देखेगा, जैसे कि जिसमें कि कंप्राइजिंग ऑल मीटिंग्स, सारे जहाँ-जहाँ मीटिंग होंगे विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, सेंट्रल बैंक गवर्नर के साथ, और उसके और भी डिप्टी जो होंगे। मीटिंग सेवरल टाइम्स थ्रू आउट द ईयर्स, पूरा साल भर चलेगा, जो मतलब खास करके मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी और फाइनेंशियल जो रेगुलेशन है उससे जुड़े जो मुद्दा है कि किसी देश का जो मतलब फिस्कल पॉलिसी को लेकर क्या रणनीति है, मॉनेटरी पॉलिसी के बीच कैसे संबंध होगा, कैसे देश का विकास होगा, कैसे जीडीपी बढ़ेगा, कैसे मतलब असमानता है घटेगा, कैसे आप चाहें तो कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन को टारगेटिंग किया जाए, कैसे जो वैश्विक मंदी है उससे बचा जा सके। यही सब ओवरऑल फिर से काम करना है, और भारत को फोकस करने की कोशिश की जा रही है इसमें। शेरपा ट्रैक जो होता है ना, वो शेरपा मतलब समझ लीजिए जो खास करके बॉर्डर इशू के मामले को देखेगा, एंटी करप्शन, खास करके भ्रष्टाचार जो है, करप्शन चल रहा है पूरा, एनर्जी, विकास, प्रत्येक G20 कंट्री जो है इज रिप्रेजेंटेटेड बाय इट्स शेरपा। हर 20 गो कंट्री इसमें है, और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो इसमें
उसका उसका अपना एक शेर्पा होगा जो कि प्लान करेगा, गाइड करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, अपने उद्देश्यों को बताएगा कि उसका उद्देश्य क्या है, अपने देश का उद्देश्य क्या है, उसका अपना देश का। द वर्क ऑफ G20 मेंबर इज सपोर्टेड बाय सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये G20 मेंबर्स को सपोर्ट किया जाएगा परमानेंट गेस्ट के रूप में कुछ, जैसे कि एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है एफएसबी जो कि स्टेबलाइज किया गया था G20 लीडर्स के द्वारा, ताकि एक तरह से जो वैश्विक स्तर पर जो क्राइसिस आ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसको कैसे डील किया जाए। दूसरा है ILO, जो आप जानते ही हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। IMF है, OECD कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये रहा इंटरनेशनल अफेयर का क्वेश्चन था। अब हम लोग बात करेंगे पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड ए प्रोटोटाइप फॉर मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी remote electronic voting machine which would enable remote voting by migrant voters. The laws and rules that would need an amendment to implement remote voting are, देखिए मतलब ओवरऑल क्या है कंसेप्ट, क्योंकि आपको पता है हमारे देश का प्रवासन एक सबसे बड़ी मतलब खूबी है, चुनौती भी है, अपने आप में भारत के विकास में एक योगदान भी है, लेकिन इससे समस्या भी कहीं क्रिएट होती है। जनसंख्या का दबाव तो बढ़ते ही जा रहा है, देखते रहे शहरीकरण किस तरह से बिडंगे रंग से हो रहा है, बाढ़, सूखा, तो कभी भूकंप, तो कभी लैंडस्लाइड, ये सब लेट इट गो, ये सब तो छोड़ दीजिए। अब हम ओवरऑल बात करते हैं, जो बहुत से लोग अपने ही शहर से दूसरे शहर में रहते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में रहते हैं, ठीक है, ये सब जो समस्या है, तो उससे सबसे बड़ी दिक्कत होती है लोकतंत्र को, क्योंकि वास्तव में निर्वाचन क्षेत्र कहीं दूर है और वोटर कहीं और है, तो उसको वोट की जो ओवरऑल फीचर्स है उससे उसको दूर नहीं किया जा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार कोशिश करता रहा है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो वोट परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी भी वोट परसेंटेज 65% से ज़्यादा नहीं हो पाया है। मतदाता की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन मतदाता परसेंटेज, वोट परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसकी समस्या को हल करने के लिए अब हम वोटिंग मशीन, एक ऐसा बना वोटिंग मशीन जो होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होगा वो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो इसके लिए सबसे पहले संविधान में कहाँ कहाँ संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, वो क्वेश्चन है। तो आरपीआई जो आपको पता होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960। तो इसमें तीनों के तीनों सही है, तीनों के तीनों में संशोधन करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डेवलप एक प्रोटोटाइप, मतलब एक तरह से मतलब छोटे स्तर पर मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनने की कोशिश की जा रही है। मतलब एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगा जो मतलब कई निर्वाचन क्षेत्रों को उसमें शामिल किया जाएगा, विच वुड इनेबल रिमोट वोटिंग बाय द माइग्रेंट वोटर्स, जो माइग्रेंट वोटर्स है, ठीक है, जो प्रवासी लोग हैं, जो अपने ही राज्य से दूसरे राज्य में रह रहे हैं या अपने ही राज्य के दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो उनको वोटिंग फैसिलिटीज प्रदान करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैन हैंडल मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो निर्वाचन क्षेत्र है वो मतलब अनेक निर्वाचन क्षेत्र को इसमें शामिल कर लिया जाएगा एक ही सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ की जगह। तो इसमें जो ऐसे तो नहीं है कि अचानक इसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। तो कुछ अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं, एक तो जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 है उसको, और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 दोनों को संशोधन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो इलेक्शन के कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, चुनाव कराने के जो मानक होते हैं, जो रूल होते हैं, उसको भी जो 1961 का कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में बदलाव लाना होगा। और साथ साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, क्योंकि आपका पंजीकरण होता है, पता हुआ हर साल जनसंख्या में परिवर्तन होता है, तो उसके अनुसार 18 वर्ष के बच्चे उसमें शामिल होते हैं, उसको भी तो शामिल किया जाएगा ना। तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन इलेक्टोरल रूल्स होता है 1960, उसको भी अमेंड करना पड़ेगा। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में सामूहिक उत्तरदायित्व, जो सिद्धांत जो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो संसदीय प्रणाली को फॉलो करते हैं, तो संसदीय प्रणाली में सबसे बड़ी खूबी होती है कि जो कार्यपालिका होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आई मीन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है।
तो वही एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक साथ तैरेंगे तो एक साथ डूबेंगे भी, ठीक है, यही बात है। वी स्विम टुगेदर एंड वी ड्रॉन टुगेदर, ठीक है, तो वही कंसेप्ट है। सुनिए, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके तहत इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एक्शन एंड डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एज ए होल। क्या व्यक्तिगत स्तर पर आपको मतलब व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल मेंबर सदस्य जो है वो उसको मतलब अकाउंटेबल बना माना जाएगा, उसके डिसीजन को, उसके एक्शन को, ये है क्या? अगर कोई व्यक्ति कोई भाषण दे देता है व्यक्तिगत स्तर पे, तो क्या उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी काउंसिल ऑफ वो पूरा का पूरा सामूहिक जिम्मेदारी माना जाएगा? या प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया कोई उचित भाषण हो या गैर टिप्पणी किया गया हो किसी भी विषय पर, तो क्या वो वास्तव में वो जो व्यक्तिगत स्तर पर दिया गया निर्णय या डिसीजन या फिर कोई एक्शन, उस एक्शन को क्या पूरे समूह के स्तर पर देखा जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रेजेंट अंडर द आर्टिकल 75 सब क्लोज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट राइट? विच स्टेट्स कहता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। यस, वो तो मैंने बता ही दिया हिंदी में, लेकिन ये 75 में है कि 74 में, आप पकड़िए, हमको नहीं पता। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता होगा 1973 का जजमेंट केशवानंद भातीवाद केस, जिसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर की रूप रेखा रखी गई थी, इसको परिभाषित नहीं किया गया। इसमें बहुत से गाइडलाइंस हैं कि कौन कौन क्या क्या बेसिक फीचर्स है, जैसे कि संघवाद, ठीक है, जैसे केंद्र और राज्य का संबंध, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, संप्रभुता, उसके बाद पंथ निरपेक्षता, भारत का जो चुनाव प्रवाह प्रणाली है, तो उसमें पूछा गया कि क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी द बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा है क्या? चलिए बताइए। 75 वाला सही है, तीसरा वाला भी सही है। चलिए इसका एक और दो, तीसरा वाला बिल्कुल गलत है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेदारी या सामूहिक दायित्व, इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ए बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। द एसेंस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना ही तो संसदीय सिस्टम प्रणाली की एक तरह से खूबी होती है, ठीक है। अंडर द principle of collective responsibility, individual members of the government are held accountable for the action and decision of the government as a whole, ठीक है। individual members of the government are held accountable for the action and decision of the government as a whole. Principle of collective responsibility is present under the article 75 सब क्लोज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बोलता है कि स्पेशल प्रोविजन है इसमें कि कहता है कि काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होगा, जो मंत्री परिषद होगी, वो पूरी के पूरी तरह से अकाउंटेबल होगी किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, ना कि संसद के प्रति। ध्यान रहिए, स्टेटमेंट लोकसभा का ऑर्डर पार्लियामेंट लिख दे, आंसर विल बी कैंसिल। तीसरा इनकरेक्ट है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, कोऑपरेटिव आर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म एट द ग्रासरूट लेवल बाय पीपुल टू हार्नेस या हार्नेस द पावर ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग इन द मार्केट प्लेस। हम लोग सहकारी की एकता में ताकत होती है ना, वही कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव का। सीधा साधा सहकारिता जो है वो क्या करता है, ढेर सारे लोग समूह के रूप में जमा होते हैं ताकि अपनी एकता का पावर का इस्तेमाल किया जाए, और जो अधिक से अधिक जो बार्गेनिंग पावर है, मार्केट प्लेस को बेहतर किया जाए, ग्रासरूट लेवल को, ठीक है। सिंस द एरिया ऑफ कोऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स आर स्प्रेड अक्रॉस मोर देन वन स्टेट, क्योंकि ये कोऑपरेशन एक या एक से अधिक स्टेट में भी हो सकता है। द कोऑपरेटिव आर ए कंकरेंट सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शॉर्ट में कहिए कि क्या कोऑपरेटिव जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है सहकारिता। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेशन सोसाइटीज इज आल्सो ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये डीपीएसपी में है कि मौलिक अधिकार में है, बताइए जरा सा। डीपीएसपी में भी है, मौलिक अधिकार में भी है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी जुड़ा गया है। चलिए बताइए, दूसरा स्टेटमेंट में आप सोच लीजिए, दूसरा कॉन्करेंट लिस्ट में है कि नहीं। चलिए, बहुत हो गया समय, 1 और 3 सही है, दूसरा बिल्कुल कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है भाई। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हम लोग करते हैं जरूर, लेकिन कोऑपरेटिव इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ओके। तो कोऑपरेटिव
आर ऑर्गेनाइजेशन जो कि बनाया जाता है ग्रासरूट लेवल पर। लोगों के जो व्यक्तिगत स्तर पे जो पावर होता है, जो शक्ति होती है, उसको सामूहिक स्तर पे कैसे तब्दील कर दिया जाए, ताकि जो बार्गेनिंग इन द मार्केट प्लेस, ताकि बाजार में अपनी एक पहुंच बना सके। बाजार में चूंकि आप अकेले जाइएगा अपने सामान को लेकर या अपनी विद्वता को लेकर, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को लेकर, खास करके ग्रामीण स्तर पर तो ऐसा नहीं सोचा जाएगा। ग्रामीण स्तर पर लोग तो इकट्ठे ही काम करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब आप सामूहिक रूप से काम करेंगे तो उसका फायदा होता है। वही है कोऑपरेटिव का सिस्टम। दिस कैन बी मीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट्स, जैसे कि यूजिंग ए कॉमन सोर्स या शेयरिंग कैपिटल। आप मतलब एक इकट्ठा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, कैपिटल जमा कर सकते हैं। सोर्स जैसे एक ट्रैक्टर किन लिया था, 10 लोगों ने मिलकर ट्रैक्टर किना, तो उसका यूटिलाइज कर सकते हैं आप टू डिराइव ए कॉमन गेन दैट वुड अदरवाइज बी डिफिकल्ट फॉर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर टू गेट। एक किसान अपने 10 बीघा खेत में कैसे काम करेगा, उसके लिए उसको किसानों की एक टोली बनाना पड़ेगा, उसको फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं आप। सब क्या है, यही सब तो है। जैसे एग्रीकल्चर है, कोऑपरेटिव डेयरीज है, जैसे अपने पूरा का पूरा जो दूध का जो दुनिया बह रही है, दूध की जो गंगा बह रही है हमारे देश में, जिसको विश्व में सबसे नंबर 1 पे खड़ा कर दिया है, और हम लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपना दूध के मामले में, तो दस बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव डेयरीज। यू नो अबाउट अमूल के बारे में सुना होगा, शुगर मिल्स, स्पाइनिंग मिल्स, जो स्पिनिंग जो चरखा काटना होता है, और फ्रॉम विद द पूल रिसोर्सेज ऑफ फार्मर्स who wish to process their produce. Cooperative are the state subject. That's underline use. It is a state subject under the constitution. इसका मतलब है they come under the state government jurisdiction. But there are many societies whose members and areas of cooperation or operation are across more than one state. एक से अधिक स्टेट में हो सकता है। कुछ लोग हो सकते हैं कि बंगाल के हो, कुछ बिहार के हो, आपस में सहयोग करके कुछ काम कर रहे हो, योजना बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, मार्केटिंग ऑपरेटिंग कर रहे हो, तो एक या एक से अधिक हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ओवरऑल स्टेट का मामला ही रहेगा। कोऑपरेटिव ऑफ मोर देन वन स्टेट आर रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर वो एक या एक से अधिक स्टेट के लोग मिलकर काम कर रहे हैं और कोऑपरेटिव के रूप में वर्क कर रहे हैं, तो उनको रजिस्टर किया जाएगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में, MSCS के रूप में, 2002। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल स्टेट दे ऑपरेट इन। जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वो वहीं पर उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द सोसाइटीज इज विद द सेंट्रल रजिस्ट्रार with the law making it clear that no state government official can wield any control over them। उसमें किसी भी स्टेट का उसमें नियंत्रण नहीं होगा। दो द 97th जो 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें पार्ट बी 9 पार्ट बी, ठीक है, भाग 9 के बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंसर्टेड किया गया था संविधान में। उस समय से लेके ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज इंक्लूडेड टू द राइट टू फ्रीडम अंडर द आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक इसके अलावा आपको याद भी रखना होगा कि आर्टिकल 43B, जिसमें प्रमोशन ऑफ कोऑपरेशन सोसाइटीज की बात की गई है, और ऑल्सो इंसर्टेड एज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ये जो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया है उसके बारे में। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अंतर्राष्ट्रीय जो मध्यस्थता केंद्र है न्यू दिल्ली में, एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसका हेड जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CJI होते हैं। ये जो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, इसको डिक्लेयर किया गया है एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, ताकि नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मामलों है उसको देखा जा सके। It provides facilities and administrative assistance for conciliation, mediation, arbitral proceedings, which are the correct। सीधी सी बात है, जब आर्बिट्रेशन के लिए बनाया गया तो आर्बिट्रेशन नहीं करेगा, मध्यस्थता करेगा, मेडिटेशन करेगा, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग करेगा। चलिए, ऑल द 1 और 3, 2 और 3 सही है, एक गलत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके नहीं है, ठीक है। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019, उसके लिए एक एक्ट लाया गया था, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019, जो कि कहता क्या है, एक इंस्टीट्यूशन का गठन किया जाएगा जो नेशनल राष्ट्रीय मामलों को देखेगा, वो दिल्ली में होगा, ताकि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के रूप में काम करेगा। एक मतलब एक इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी है फॉर फैसिलिटेटिंग द इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। मतलब
ये जो मध्यस्थता होता है ना, वो मतलब बिचौलिया लोग करते हैं, तो उसका कोई संस्थाकरण तो होना चाहिए, ताकि एक मतलब निश्चित नियमों का पालन हो उसमें। इट इज मैंडेटेड दैट कि ये 7 मेंबर बॉडी दैट इज हेडेड बाय अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और इमिनेंट पर्सन। फॉर्मर जज, इससे पहले या तो सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर जज रहा हो या हाई कोर्ट का फॉर्मर जज रहा हो या कोई इमिनेंट व्यक्ति है, उसको हेड करेगा, वो उसको हेड करेगा। 7 मेंबर का एक बॉडी होगा उसमें। और ये जो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, ये ओवरऑल करेगा क्या? फैसिलिटी प्रदान करेगा। किस चीज़ का? मतलब कॉन्सलेशन हो, मेडिएशन हो, आर्बिट्रल हो, मेंटेन करेगा पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, प्रमोट रिसर्च स्टडी, प्रोवाइडिंग टीचिंग ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस सेमिनार होगा कॉन्सिलेशन के लिए संबंध में, मेडिएशन के संबंध में, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैटर को क्रिएट करेगा। ओवरऑल समझ लीजिए, विवादों को हल करने के लिए, जो खास करके कोई मामला अगर अंतर्राष्ट्रीय मामला है और उसमें दो पार्टी आपस में उस विषय को हल करना चाहती है, तो उसके लिए तो कुछ प्रावधान होना चाहिए ना। बस वही वाला बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोक अदालत। अभी लोक अदालत, सिस्टम ऑफ लोक अदालत इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल। या ऑफकोर्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक अदालत एज एन स्टैट्यूटरी स्टेटस। लोक अदालत को क्या कोई स्टेटस मिला है? स्टेटस क्या इसको कोई कानूनी मान्यता प्राप्त है? The cases which were pending in court are or which are at pre-litigation stage are settled in an amicable manner. Which is the correct? लोक अदालत की बात करते हैं। चलिए, 1 और 2 तो बिल्कुल सही है। अब विचार कर लीजिए तीसरा पे, क्योंकि कॉमन सेंस है। जब आपने 1 और 3 लगा ही दिया है तो फिर करेक्ट पूछा था 1 और 3, 2 गलती है, क्योंकि इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस तो दिया गया है कि नहीं, अभी बताइएगा आप। द वर्ड लोक अदालत का सीधा मतलब पीपुल कोर्ट। दिस इज द बेस्ट ऑन गांधीयन प्रिंसिपल। इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ADR, जिसको हम लोग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र। लोक अदालत इज ए फोरम जहां पर केसेस या डिस्प्यूट जो कि पेंडिंग इन ए कोर्ट, जो कि पहले से कोर्ट केस चल रहा है, विच आर एट प्री लिटिगेशन स्टेज में है, एट ब्राउट बिफोर ए कोर्ट, या तो पहले से चल रहा है या तो कोर्ट में अभी उसको लाना बाकी है, आर कॉम्प्रोमाइज, उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है या सेटल किया जाता है बाहर ही। मतलब कोर्ट में चला भी गया तो भी, या कोर्ट में जाने वाला है कोई केस, इससे पहले वो बाहर ही, अगर कोर्ट के बाहर ही उसको ले दे, रफा दफा कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा ना। उसी के लिए लोक अदालत को स्थापना किया गया है। तो जो पहला लोक अदालत था वो था पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, ऑर्गेनाइज किया था 1982 में गुजरात में। लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है या नहीं, बताइए। गिवन ए स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विस एक्ट 1987। तो लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है किसके तहत? जो लीगल सर्विस एक्ट होता है 1987, जिसको हम लोग नालसा बोलते हैं, जालसा बोलते हैं, जहाँ जहाँ का हो वहाँ का। लोक अदालत shall have a jurisdiction to determine and to arrive at a compromise or settlement between the parties to dispute। किन किन मामलों को देख सकता है? कोई भी केस जो पेंडिंग हो कोर्ट में, या कोई भी मैटर जो कि आने वाला है विद इन द जुडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट, जो के दायरे में आता हो, एंड नॉट ब्राउट बिफोर सच कोर्ट। ठीक है, किसी भी मामला, ऐसा नहीं कि क्रिमिनल सिविल प्रोसीडिंग सबके झमेला मत पूछा, सीधा सीधा कोई भी मामला जो कि कोर्ट के दायरे में आता हो, ठीक है, या फिर कोर्ट में चला गया हो, उस मामले को भी ये डील कर सकता है। द मैटर्स दैट कैन बी डील्ड बाय लोक अदालत, लीजिए पूछ लिया। लेबर डिस्प्यूट, क्रिमिनल डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट, मेटेरियल डिस्प्यूट, पेंशन डिस्प्यूट। आंख मुद के लगा दीजिए। 1 2 3 4, 1 3 4 5। तब इसमें क्या नहीं आएगा, देखिए। एक तो लोक है तो जनता का अदालत बोलिए ना। जनता का अदालत, लोगों को किस चीज़ का समस्या होता है जनरली, कॉमन सेंस लगाइए। जैसे कि मैट्रिमोनियल, पारिवारिक मामला हो, शादी विवाह को लेकर कोई मामला हो। क्रिमिनल, जैसे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हो, जिसको मतलब कंपाउंडेबल होना चाहिए, नॉन कंपाउंडेबल नहीं। ऐसा नहीं कि आपको बेल ना मिले, इसको
कंपाउंडेबल, ठीक है। लैंड एक्वायरेशन, जमीन का कोई विवाद हो गया हो, लेबर डिस्प्यूट हो, वर्कमैन कंपेंसेशन हो, बैंक रिकवरी हो, पेंशन केसेस हो, यही सब आता है। ऑल क्रिमिनल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंस केसेस, ठीक है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड, द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1860, 1860 के दशक में हाई कोर्ट का जन्म हुआ। जब हाई कोर्ट सेटअप किया गया था पहली बार मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में। इज इट राइट? द पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू डिक्लेयर ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट। क्या संसद को अधिकार है कि एक हाई कोर्ट दो या दो से अधिक राज्यों में कार्य कर सकती है, या एक दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट होगा? ऐसा पावर क्या पार्लियामेंट को दिया गया है? द नंबर ऑफ जजेस इन ए हाई कोर्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रादर देन द पार्लियामेंट। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या हाई कोर्ट के जजों की संख्या संसद ना निर्धारित करके राष्ट्रपति करती है, जबकि लाइक द सुप्रीम कोर्ट लिख दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या तो आपको पता होना चाहिए कौन निर्धारित करता है। बढ़ाया जा सकता है, कम तो नहीं किया जा सकता है, और वो पार्लियामेंट करती है। तो लाइक शब्द दे के गलत कर दिया ना, तो सही है। बताइए आप इसका आंसर, एक और दो। लाइक नहीं देता, अनलाइक देता तो सही हो जाता। हाई कोर्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इंडियन स्कीम जुडिशल सिस्टम में हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे है, ठीक है। हम लोग का हायरार्की है न्यायिक मामलों के लिए। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ठीक, हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशन कोर्ट, और उसमें दो डिवीजन है, ठीक है। सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट जो होती है दोनों आता है। उसके ठीक नीचे जो होते हैं और भी लोक अदालत है, ग्रामीण न्यायालय है, मोबाइल न्यायालय है, बहुत सारे न्यायालय हैं। Judiciary is the state consist of high court and a hierarchy of subordinate courts। उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। देखिए, ये जो हाई कोर्ट की जो व्यवस्था रही है ना, वो भारत में 1862 में शुरू हुआ था, जिसमें 3 हाई कोर्ट का सेटअप किया गया था। पहला मुंबई, कोलकाता और मद्रास के रूप में। बाद में आगे चल के इलाहाबाद कोर्ट बना, जो कि 66 में बना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। देखिए, संविधान तो स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन 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 पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि कोई हाई कोर्ट जो एक राज्य में है वो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए काम कर सकता है, या एक हाई कोर्ट दो या दो से अधिक राज्यों के लिए हो सकती है। ये पार्लियामेंट के पास पावर है। इसमें संविधान कुछ नहीं बोला है, संविधान चुप है, लेकिन पार्लियामेंट को पावर दे दिया है। पार्लियामेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू एक्सटेंड, इतना पावर दे दिया है कि कर्टेल द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ओवर ए यूनियन टेरिटरी। चाहे तो वो यूनियन टेरिटरी को भी शामिल कर सकता है, एक्सटेंड भी कर सकता है, कर्टेल भी कर सकता है, जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ओवर यूनिटी। द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, अनलाइक द सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रादर देन द पार्लियामेंट। ध्यान रहे, हाई कोर्ट के जजों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजों का निर्धारण पार्लियामेंट करती है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट कैन बी रेफर्ड टू द लोक अदालत फॉर सेटलमेंट इफ कोई भी केस जो पहले से ही कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है, तो अगर वो लोक अदालत में सेटलमेंट के लिए चला जाए, कब जाएगा? कब? इफ द पार्टी अग्रीज, पार्टी जो है मतलब जो विवादित मामले हैं जिसके साथ हो रहा है विवाद, दो पार्टी या पार्टियों के समूह अग्री टू सेटल द डिस्प्यूट इन द लोक, अगर वो दोनों चाहते हैं तो लोक अदालत में डिस्प्यूट सेटल हो जाए तो ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है? द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द मैटर इज इन अप्रोप्रिएट वन टू बी टेकन कॉग्निजियंस ऑफ द लोक अदालत। ठीक है, अदालत सोचती है कि जान रही है, इससे अच्छा ही है कि चूंकि कोर्ट में इतना बर्डन ज़्यादा है, तो वो मामला अगर लोक अदालत में चला जाए तो क्या दिक्कत है? कोर्ट भी ऐसा चाहती है, शायद उसको लगता है कि ऐसा हो जाना चाहिए। वन ऑफ द पार्टीज मेक्स एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर रेफरिंग द केस टू द लोक अदालत। अगर उनमें से कोई एक पार्टी में से कोई एक व्यक्ति, जैसे दो के भी झगड़ा हो रहा है, तो अगर वो केस पेंडिंग है ऑलरेडी, तो कोई एक पार्टी अगर चाहे तो ऐसा हो सकता है क्या? सोचिए भैया, तीसरा ऑप्शन तो आप कंफ्यूज हो गए हैं, एक के चाहने से होगा? चलिए, डी इज द राइट आंसर। कोई भी एक चाहे तो हो सकता है।
कोई भी एक चाहे तो एनी केस जो कि पहले से कोर्ट में पेंडिंग है वो लोक अदालत में तब जाएगा जब द पार्टीज देयर ऑफ एग्री टू सेटल द डिस्प्यूट इन लोक अदालत। अगर हम चाहते हैं कि ये मामला कोर्ट के बाहर ही रफा दफा हो जाए क्योंकि कोर्ट में बहुत समय लग रहा है, तो ऐसा हो सकता है अगर पार्टी चाहे तो। वन ऑफ द पार्टीज देयर ऑफ मेक्स एन एप्लीकेशन टू दी कोर्ट, अगर उनमें से कोई एक भी एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्ट को लिख कर देती है कि हम लोग चाहते हैं कि ये मामला, हम लोग नहीं, मैं चाहता हूं कि ये मामला लोक अदालत में सेटल हो जाए, तो दैट कुड बी ऑल्सो पॉसिबल। द कोर्ट इज जस्टिफाइड, आई मीन सेटिस्फाइड, द मैटर इज इनएप्रोप्रिएट वांट टू टेकन कॉग्निजेंस बाय द लोक अदालत, मतलब ये लोक अदालत के मामले में दायरे में आ सकता है, जा सकता है, तो कोर्ट सेटिस्फाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन द केस ऑफ प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट द मैटर कैन बी रेफर्ड टू द लोक अदालत फॉर द सेटलमेंट बाय द एजेंसी ऑर्गेनाइजिंग टू द लोक अदालत ऑन द रिसिपिएंट या रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम एनी वन ऑफ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। वही पहले वाला बात। कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट, there is a disparity between the retirement of judges of High Court and Supreme Court in India. Of course, disparity तो है ही। आपको हाई कोर्ट के जजों का और सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो अंतिम जो कार्यकाल, आई मीन्स जो मैक्सिमम अवधि होता है वो तो पता होना चाहिए। तो डिस्पैरिटी तो है ही, शायद आपको पता है कि नहीं। देखिए, मैं तो आपको जो बोल रहा हूँ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यस, ऑफ कोर्स। The Constitution of India mandates that the senior most judges of the Supreme Court should be the Chief Justice। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 नंबर गलत कर दीजिए, अब 1 और 2 सही करिए। There is a disparity between the retirement of age of High Court and Supreme Court। Of course, you know that High Court judges जो है रिटायर करते हैं 62 साल में, सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल में करते हैं। जनरली ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा होना चाहिए। सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी देखिए, शुड बी बोला है, मस्ट नहीं, should be Chief Justice of India, but we may pause to consider whether this is what the law mandates, whether it is wholly wise, ठीक ठाक है, अगर ये सही है, न्याय के लिए उचित है भी है तो करना चाहिए। पहली बार आप जान लीजिए, सो फर्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट नो सच थिंग्स, ऐसा कुछ नहीं है, संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 124 सिर्फ ये कहता है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इंक्लूड्स द चीफ जस्टिस, उसमें चीफ जस्टिस भी शामिल है। एंड ईच ऑफ दीज जजेस shall hold office until they attain the age of 65 years। जब तक उनका उम्र 65 साल ना हो जाए तब तक वो यहाँ काम कर सकते हैं। कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीलिमिटेशन इन इंडिया। अब हम बात करेंगे परिसीमन आयोग के बारे में। यू नो अबाउट दैट, व्हाई इज इन न्यूज? बिकॉज सिंपली जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन करा दिया गया, जबकि जनसंख्या तो अभी जनगणना तो हुआ ही नहीं है, तो उसी को विवाद वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फेयर है, डिलिमिटेशन उचित है, जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन किया जा सकता है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था वो लद्दाख और यूटी में तब्दील हो चुका है। उसके लिए जम्मू कश्मीर जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 था वो उचित है, फेयर है, उसमें कुछ मानदंड थे, उसमें डिलिमिटेशन की बात भी की गई थी। ठीक है, उसका आधार सो फार अब तक भारत में केवल और केवल 4 बार ही डिलिमिटेशन किया गया है। सोचिए, ड्यूरिंग द लास्ट डिलिमिटेशन, जो अंतिम बार जो परिसीमन किया गया था, सम स्टेट्स वेयर लेफ्ट आउट ड्यू द सिक्योरिटी कंसर्न, क्या कुछ राज्यों को छोड़ दिया गया था, उनका डिलिमिटेशन नहीं हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू कैरी आउट डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। क्या ये 1950 के एक्ट के तहत करता है? सोचिए, दिस इज नॉट फेयर। आई थिंक यू नो अबाउट दैट। चलिए, ए इज द राइट आंसर, तीसरा गलत था बिल्कुल। वाई इज द डिलिमिटेशन बीइंग डन इन असम अलोन? असम में ही क्यों? तो जम्मू कश्मीर में किया गया था। ठीक है, असम में भी बात करने की। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है कि बाउंड्रीज ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अपडेटेड एवरी डिकेडल सेंसस। हर 10 साल में जो जनगणना होता है उस जनगणना को आधार बनाकर निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमा है सीमांकन करना चाहिए, बट थ्रू द अमेंडमेंट। लेकिन आपको पता है 1976 से 2001 के बीच में जो अमेंडमेंट किए गए थे, द प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन वाज पुट ऑफ, स्थगित कर दिया गया था 25 साल के लिए। ठीक है, 2001 के बीच, 76 से 2001 के बीच में कोई भी डिलिमिटेशन नहीं किया गया। सो फार अब तक केवल 4 बार ही डिलिमिटेशन किया गया है, 1952 में, 1962 में, 72 में और 2002 में। एंड रिमेन इन दी अवायंस, अब उसको रोक दिया गया 2026 तक।
क्योंकि अगली जनगणना 2031 को होगी, उसके बाद 2032 को ऐसा डिलिमिटेशन हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट डिलिमिटेशन हुआ था 2002 में, उसको पूरी तरह से विच वाज कंप्लीटेड 2008 में उसको कंप्लीट किया गया था। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लीव आउट, उसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड को बाहर रखा गया था। जम्मू कश्मीर को भी बाहर रखा गया था। क्यों? और असम की बात करें, द गवर्नमेंट सीटेड सिक्योरिटी कंसर्न, गवर्नमेंट ने कारण बताया कि इसमें चुनौती है क्योंकि सुरक्षा का मामला है, एंड पोटेंशियल डिस्टर्बिंग लॉ एंड ऑर्डर अमॉन्ग द अदर्स व्हेन इट इज पुट ऑफ द एक्सरसाइज थ्रू एन ऑर्डर ऑफ फरवरी 2008, इसको स्थगित रखा गया था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।